हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का एक और फेस टू फेस इमर्ज में दोस्तों आपका स्वागत है। एक और धमाका, एक और लर्निंग और बहुत जबरदस्त लर्निंग। ये वीडियो नहीं देखेंगे लास्ट तक तो मिस करेंगे, तो मुझे बाद में मत बोलेगा कि मैं अच्छे वीडियोस नहीं बनाता हूँ। फेस टू फेस इमर्ज इतना जबरदस्त इनिशिएटिव है। ये दो काम कर रहा है। पहला, हमको ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट्स और बेटर इम्प्लीमेंट कैसे करना उसके बारे में बता रहा है। दूसरा, हमको इंस्पायर कर रहा है। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं फेस टू फेस विमर्श में, उस कोने से अपने देश के। इतना प्राउड फील होता है कि इंडिया स्टॉक मार्केट सिर्फ बंबई वालों या दिल्ली वालों की जागीर नहीं रह गई है, अब वो अंदर तक जा चुकी है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ। किसी ने मुझे बताया कि मैं स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिस करता हूँ काफी साल से और एलिट वेव थ्योरी पे काम करता हूँ। तो मुझे लगा कोई बॉम्बे से कॉल किया होगा या दिल्ली से या बैंगलोर से कॉल किया होगा। तो पता लगा कि राजस्थान में एक छोटे से गांव से किसी ने कॉल किया और मुझे बताया कि मैं एलिट वेव पे यूज करके मार्केट में ट्रेड करता हूँ। मेरा माइंड में आपको बता नहीं सकता हूँ, इतना फ्लैबरगास्टेड हो गया कि माय गॉड, ये जो साइंस है शेयर मार्केट की इतनी अंदर तक जा चुकी है और लोग अंदर तक जाके इसको यूज कर रहे हैं और पैसे बना रहे हैं। तो मेरा ये फेस टू फेस इमर्ज का काम किया हुआ सफल हो गया। तो दोस्तों, आज मैं एक गेस्ट को बुला रहा हूं जो वही है जो एलिट वेव प्रैक्टिस कर रहे हैं मार्केट में और राजस्थान के गांव से बिलोंग करते हैं। इनको सुनिएगा जरूर, इनसे प्रोत्साहित होइएगा जरूर। और जो कॉन्सेप्ट एलिट वेव का है, जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, लोग लाखों रुपए लेते हैं वो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, आज आपको वो फ्री में सिखाएंगे और देसी अंदाज में देसी भाषा में सिखाएंगे। तो मैं वेलकम करूंगा हीरालाल शर्मा जी का। हेलो हीरालाल जी। नमस्कार सर, विवेक जी, राम राम। और आप सभी दर्शकों को भी मेरा राम राम। राम राम। आपने आपने जो बहुत ही बढ़िया काम किया, इससे सबका फायदा हो रहा है। प्लेटफॉर्म पे सारे लोग आ रहे हैं। मेरे बारे में मैं बताना चाहूंगा तो मैं राजस्थान के जयपुर जिले के एक छोटे से गांव से हूँ, मलवा से। उसकी जनसंख्या मुश्किल से 300-400 है। हमारा जो काम था वो पुश्तैनी खेती और दूध, ऐसा कुछ कारोबार था। तो 98 2000 तक मैंने 10th 2001 में 10th पास करी और उसके बाद 12th करी सांगानेर से। देन हम उस समय काम धंधे की तलाश में थे। खेती कुछ ऐसी थी नहीं, पानी वानी कम थे उस समय, अब तो फिर भी ठीक हो गए। तो मेरे चाचा के साथ मैं जयपुर आ गया और उस समय कंप्यूटर का काफ़ी काम था। तो मैंने असेंबलिंग, इंस्टॉलेशन, ट्रबल शूटिंग वगैरह सीखा। सीखने के टाइम के दरमियान क्या था कि उस समय हमारा शेयर बाजार 9:55 पे खुलता था ये और हम कौन सी आज ये कौन सी ये दो साल की बात कर रहे हैं? 2003 का 4 की बात होगी। तो बाजार 9:55 पे खुलते थे और मैं 9 बजे पहुंच जाता था वहां पे। और कंप्यूटर के शॉप्स नॉर्मली 11 बजे खुलते थे, हाँ हाँ। क्योंकि हम जल्दी इसलिए चले जाते थे कि थोड़े किराए के पैसे बच जाते थे। रिलेटिव का एक व्हीकल चल रहा था, उसमें बैठेंगे। तो उस दरमियान घूमते फिरते वहां पे 2-4 शेयर ब्रोकर्स के ऑफिस थे। तो मेरी जानकारी एक हमारे गुरुजी है मुंद्रा जी, उनसे हो गई। उन्होंने बातचीत में पूछा कि आप क्या करते हो। तो मैंने कहा मैं इधर बजाज साहब के ही कोई काम करता हूँ। तो बोला आपने क्या क्या किया। और मैंने कहा ऐसे कॉमर्स से हूँ। तो बोला आपने तो पढ़ा होगा। मैं बोला हाँ। तो बोला चलो कभी मैं नहीं रहूँ तो आप मेरा काम भी संभाल लेना और आप सीख लीजिए थोड़ा बहुत। वैसे सीखते गए। उसके अच्छा, बाद वो भी 2005। बजाज थे क्या? हाँ, जो मेरे पहले एम्प्लॉयर थे वो बजाज साहब ही थे सर। अब वो इस अच्छा दुनिया में नहीं है खैर, लेकिन उन्होंने उनसे ही किया था मैंने स्टार्ट। अच्छा अच्छा। उसके बाद 2005 में मैंने चेंज किया, किसी सीए साहब के लग गई। तो वहाँ किसी दूसरे उनके ही जानकार सीए थे, उनसे परिचय हुआ। तो बोले यार आप वहाँ बैठे रहते हो शेयर बाजार में, तो आप शेयर बाजार का ही काम कर लो। मैंने कहा सर मेरा कोई जानकार नहीं है, लेकिन मौका मिला तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि सीखने में मेरा हमेशा विश्वास रहा है। तो उन्होंने जयपुर में ही आनंद राठी ब्रोकर थे, उनके यहाँ भेज दिया। उनके जानकार थे अग्रवाल साहब, तो उनसे बात करी। वहाँ सिलेक्शन हो गया और बढ़िया पैसे मिलने लग गए, सीखते भी गए। उस समय आईपीओ का बूम था। और उस समय सर जो ऑपरेटर थे, डीलर, उनकी काफी ज्यादा वैल्यू होती थी कि भाई पहले मेरा लगा, पहले मेरा लगा, वाकिंग कस्टमर। आजकल तो ऑनलाइन में कोई आता ही नहीं। चलता रहा। 2010 तक हमने सर्विस करी। देन वहीं के एक स्टाफ थे, उनके साथ फिर चेंज किया। फिर एंजल का फ्रेंचाइजी लिया 2017 तक। देन उस दरमियान 11-12 में मेरे को ऐसा लगा कि बाजार कुछ अलग सिस्टम से चलता है, ये ऐसे नहीं चलता है फेयर ग्रीड से, इस चीज का कोई अलग साइंस है। तो मैं कंप्यूटर पे ट्राई कर रहा था निफ्टी ट्रेडिंग, ये वो फलाना, गूगल पे। तो एक जस्ट निफ्टी गूगल ग्रुप करके मेरे को मिल गया। उस पे रोज ब्लॉग अपडेट होता था। तो 2-3 साल तक, 13 तक तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। बस एक जेएनसार नंबर करके था, उससे मैं ट्रेड करता रहा।
फिर उन्होंने लिखा कि हम ब्रेकआउट में आ गए 14 में, जब इलेक्शन आने वाली थी तो बाजार इतना जाएगा, ये जाएगा, तो वो 8800 8200 के टारगेट थे, 6300 निफ्टी चल रहा था। तो मैंने कहा ऐसा तो अजीब है। तो मैंने क्या किया कि सर निफ्टी खरीद ली उस दिन, ऐसे ही अप्रैल के अंदर की बात। उस दिन 250-300 बढ़ी तो मैंने उसमें पैसे भी बनाए, और 50 का लोट था, 250 बढ़ी, 100 दो लोट लिए थी, 20-25 हजार रुपए। वो और बढ़ गई तो मेरे अंदर वो हावी हो गया कि इतना कैसे बढ़ सकता है एक दिन में, क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने शाम को उल्टे 10-20 हजार रुपए दे दिए उसमें। फिर मैंने उस ब्लॉग पे लिखा तो मेरे को एक इनडायरेक्ट आंसर ये मिला कि भैया अगर वो बढ़ रही तो आप क्या क्या लिख ले जा रही थी, आपको वो कहीं सिग्नल ही नहीं दे रही कि वो टूटना चाहती है। मैंने कहा लगा ये साइंस पक्का है। फिर मैं उसको फॉलो करते रहा, और 17 में मैंने वहां से वो फ्रेंचाइजी भी चेंज कर दी, और मैं मार्केट में ज्यादा फोकस करने लग गया, टेक्निकल्स पे। तो एलिट वेव किताबें पढ़ी मैंने सब कुछ, तो मेरे को समझ में आने लग गया कि हाँ भैया ये 1 2 3 4 5 का कोई चक्कर तो है जो ऐसे जाके फिर वापस आता है। मैंने पुराने चार्ट्स लगाए, सब लगाए। 17 से मैं करता रहा काम। दूसरा मोदी टर्म आ गया तो मैंने क्या, हमारे मित्र थे कभी भी, मेरे अभी भी पास ही है वैसे वो, तो मैंने उनको एक कॉल दी। मैं बोला देखो मोदी जी पीएम दोबारा बनेंगे, आप 11,100 200 निफ्टी था ये ले लो, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दो, और ये 12,000 जानी है। और विवेक जी वो जिस दिन मोदी पीएम बने 12,100 का ही हाई छपा। तो मैं कहा भाई साहब ये एलिट व्यू है, इसको अगर अपन डीपली पढ़ेंगे तो अपने को रिजल्ट फैंटास्टिक मिलने वाले हैं। तो वो चला। उसके बाद 19 में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं बेड रेस्ट पे चला गया 3-4 महीने। तो पहले 10-15 दिन तो मेरे को पता ही नहीं था, क्योंकि वो सूजन की वजह से ऑपरेशन नहीं हुआ, और 15 दिन बाद भी टांकों में खिंचाव रहता था। मेरे को यही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, कौन सी दुनिया में हूँ। उसके बाद नॉर्मल 10 दिसंबर के बाद शुरू हुआ, और मैंने फिर मार्केट फोरकास्ट करना शुरू कर दिया, वो एलिट वेव लगा के और MACD लगा के। तो मैंने लिखा कि 20 जनवरी का टाइम जोन ऐसा जहां से रिवर्सल होने वाला है, कुछ 2-3 दिन आगे पीछे। 20 जनवरी को एग्जैक्ट हाई छपा सर। उसके बाद फिर मैंने अगले बार बजट के दिन दिया, वो लेवल एक्यूरेट हुआ। और उसके बाद तो ये मानिए कि अभी तो लोग का इतना ट्रस्ट है कि आप कह दो जो इसलिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम भी गलत होते हैं। लेकिन हाँ ये चीज है, जो एक आम आदमी के पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ट्रेडिंग सिस्टम, जो आपको रिस्क रिवार्ड भी बता दे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी सिखा दे, और आपको लंबे समय तक गेम में बरकरार भी रखे। 2020 के बाद फिर मैंने अपने कुछ पुराने क्लाइंट्स के साथ लेके और वापस एंजल ब्रोकिंग का फ्रेंचाइजी भी मेरे पास, और 100 एक क्लाइंट है, और मैं बढ़िया ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अभी भी आज भी एक्सपायरी की ट्रेडिंग करी, बहुत मजा आया। और वो सब ऑनलाइन करते हैं, मैं उनका काम नहीं करता, मैं ऑनलाइन करता हूँ। तो ऐसा कुछ मेरा परिचय है। खेती किसानी से चलता हुआ बच्चा है जो शेयर बाजार में एक ट्रेडर के रूप में भी काम करने लगी है। क्या बात है, जबरदस्त स्टोरी है। सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये है कि आपने सोचा भी कि एलिट वेव एक साइंस है, और आपने उसमें ऑब्वियसली जस्ट निफ्टी जो ग्रुप है, और वो बहुत ही अच्छे, ऑल्दो लोग उनका नाम नहीं जानते हैं बट काफी पुराने हैं मार्केट में, काफी साल से है। तो उनका ट्विटर हैंडल भी है, तो आप बताएंगे ट्विटर हैंडल क्या है? मैं भी उनको काफी टाइम से जानता हूँ। आई थिंक मार्केट में इनिशियल ब्लॉग लिखने वालों के अंदर में वो एक हाँ उनका काफी फेमस नाम है, काफी लो प्रोफाइल। एज उनकी काफी है पता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है वो है कौन। बट तो सर गुड। मैं संपर्क में हूँ सर, मेरे को पता है। अच्छा, आपको पता है? यस यस, चलिए, मेरी अच्छी उनसे बात है। व्यक्तिगत बात होती है। और हाँ। उन्होंने ही मेरे को ज्यादा आगे जाने के लिए प्रेरित किया कि आप एक ऐसे आदमी जो बैलेंस्ड रहते हैं, और आप कभी कभार मैं भी इधर उधर होता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, तो मैं आपका देखने चलाता हूँ। मैंने कहा सर मैं तो इतना कुछ हुई नहीं परसेंटेज में, लेकिन आपने ऐसा कहा। बोले नहीं नहीं आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, और मेरे 18-20 हजार फॉलोअर, लेकिन उनमें से कोई ऐसा देखा नहीं जो ऐसा फॉलो कर रहा हो। तो मैं कहा सर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं आपकी इस चीज को और आगे बढ़ाऊं। सही है, तो चलिए वो तो आएंगे नहीं फेस टू फेस में, हाँ वो नहीं कोशिश आएंगे पूरी सर, कर रहा हूँ। बट उनकी चीज को ही रख उनके रहा हूँ सर मैं, ये उन्हीं का काम, आप ऐसे मान लीजिए। उनके स्टूडेंट को मैं ले आया। तो हाँ चलिए, अच्छा हीरा लाल जी, तो प्रेजेंटेशन अब लेके चलते हैं, बिकॉज आपके पास बहुत कुछ है मटेरियल। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा चल जाएगा, बट है ना, चलने दीजिएगा, इसको रोकते नहीं है। बिकॉज देखिए, मैं यहाँ पर इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बैठा हूँ, और आप भी इलन मार्केट्स के लर्नर हैं, तो आप भी सीरियस है इंटरटेनिंग। तो लंबा जाएगा, तो लंबे तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे दोस्तों। और लास्ट तक जो रहेगा उसको मेरी तरफ से एक वाहवाही, शाबाशी। और मैं क्या दूं, इतना कुछ दे रहा हूँ, लेकिन लास्ट तक रहेगा, बहुत मजा आएगा। और क्वेश्चंस तो मैं बहुत पूछूंगा हीरालाल जी, बिकॉज बिल्कुल मैं सर, बगैर छोड़ूंगा नहीं। क्वेश्चन मेरा भी नहीं होगा काम। मैं भी चाहता हूँ मेरे से पूछे, क्योंकि मैं क्वेश्चंस की जिंदगी से ही बाहर निकला हुआ आदमी हूँ। सही बात है। चलिए प्रेजेंटेशन शेयर करिए और ये जर्नी चालू करते हैं, सीखते हैं आपसे। पीपीटी आपको दिखने लग गया होगा स्क्रीन पे। जी, दिख रहा है। तो सर ये व्यापार के लिए कहा जाता है कि हिंदी का शब्द व्यापक और अपार से मिलकर बना है, इसका कोई तोड़ नहीं है, ये अनवरत चलते रहता है 24 घंटे।
और नीचे एक कथन लिखा है कि डू नॉट ट्राई टू लीड द मार्केट और मेक द मार्केट, फॉलो द ट्रेंड विच इज मेड बाय बिग मैन हु मेक बिग मनी एंड यू विल मेक मनी। तो हमको बेसिकली जो चीज चल रही है, जो क्लस्टर्स चल रहे हैं, उसी को फॉलो करना है। हमको अपना दिमाग नहीं लगाना है, बिकॉज प्राइस पहले आता है, वही सब कुछ बताएगा। तीसरी चीज ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं करके टाल नहीं सकती। वो सबसे बड़ा है कि आपको स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में रखना है। आपकी उम्मीदों और आपके इमोशंस, भय, लोभ, लालच, ईगो, इनसे तो काफी सस्ता है वो। आपको सिस्टम में बने रहना है। अब ताउम्र आपको ट्रेडिंग करना है, इसी बाजार में रहना है, तो आपको अपना नहीं पड़ेगा। ये सर एलियट वेव के लिए ऐसा बोला जाता है कि नॉर्मली एक पब्लिक जो है या आम जन है, वो एक रैंडम बिहेवियर करता है। बार 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 साइकिल पैटर्न वो एमर्ज होते हैं, हर टाइम फ्रेम पे होता है वो निश्चित रूप से। और हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हमारी कई बार उद्वेग विकार आते रहते हैं, फिर खुशी के माहौल आते हैं, फिर कुछ क्षण आते हैं। तो ऐसा ही कुछ एलियट वेव है, वो विकारों का ही नाम है। ये एलियट वेव के लिए है 5 वेव स्ट्रक्चर होता है, जहां से भी चलता है। तो नीचे से एक ओवरसोल्ड जोन से कहा जाता है कि सबसे ज्यादा रिस्क आपका कम जो होता है वो ओवरसोल्ड में होता है, और सबसे ज्यादा रिवार्ड वही होता है। और सेम सेलर के लिए एक ओवरबोट जोन में सबसे ज्यादा रिवार्ड और सबसे कम रिस्क होता है। उसको फॉलो करने के कुछ निश्चित नियम है, वो एलियट वेव बताता है। ओके। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम है। इसमें 3 ही नियम है एलियट वेव के। कि वेव 2 है, उसका हम ऐसे करें कि 0 पॉइंट जहां से हमने मान लिया, सपोज मैं 7500 का रेलेवेंस लूंगा, अभी रिटेस्ट वही है, साल 1.5 साल पुराना। तो वहां से कोई मूव स्टार्ट हुआ और कहीं से भी वो रिट्रेस हो रहा है ना वापस, वो अगर मान ली 9000 से हो रहा है, 10,000 से हो रहा है, तो बैक टू 7511 के नीचे नहीं जा सकता। ओके। अप टू 100 जा सकता है, उसके नीचे नहीं जाएगा। ये हार्ड रूल है, पहला रूल। हमको उसके नीचे है तो हम गलत है, हम इम्पल्स में नहीं है, हम ऊपर की ओर नहीं है, हम अभी भी करेक्टिव में ही है, कहीं ना कहीं कुछ बचा हुआ है। वेव 3 के लिए कहा गया है कि वेव 3 जो है वो सबसे बड़ा प्रॉफिट रिवार्डिंग होता है ट्रेडर के लिए, उसको कभी मिस नहीं करना चाहिए, और वो छोटी नहीं हो सकती। वेव 1 वेव 3 इक्वल होके वेव 5 बड़ा हो सकता है, वेव 1 बड़ा हो सकता है, वेव 3 वेव 5 इक्वल हो सकता है। और एक हमने बात करी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपका वेव 1 बड़ा हो, वेव 5 बड़ा हो और वेव 3 छोटा हो, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं चलेगा। तो वेव दैट वन, कांट बी शॉर्टेस्ट। वेव थ्री वेव वन से बड़ा हो सकता है और वेव 5 वेव 3 से बड़ा हो सकता है। हाँ, वेव 3 छोटा नहीं हो सकता। नहीं, वेव 5 बड़ा हो सकता है 3 से। हाँ, ये सोच सकता है वेव 1 वेव 3 इक्वल हो, लेकिन 10 में से 7-8 बार आपको वेव 3 ही मिलेगा, उसका पॉसिबिलिटी ज्यादा है। वो गाइडलाइन है, क्योंकि ये व्यवहार में नोटिस किया है हमने। अच्छा अच्छा, ठीक ये है। रूल है कि छोटा नहीं हो सकता। लोग इसको, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लोग ऐसा मानते हैं कि बड़ा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। रूल ये है कि छोटा नहीं हो सकता। ठीक है। और वेव 4 जो है, वो आप कहने का मतलब, जैसे इसमें लगा हुआ है आपके नीचे चार्ट में वेव 4 जहां लिखा हुआ है नीचे, वो वेव 1 के हाई के अंदर नहीं आ सकता। अच्छा। ये नॉर्मल है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल है, लेकिन वो बहुत कम मिलते हैं, 10-15%। वो कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए मैंने नहीं लिया उसके अंदर। और एक बार जब 5 वेव का अप हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि कुछ करेक्शन आएगा बाजार में। हाँ। फिर वो जो बड़े टाइम फ्रेम में जहां से मूव चला था वो 0 हो जाएगा, और जहां 5 बना है वो 1 हो जाएगा, और फिर दोबारा 2 आएगा। ओके। ऐसे हर बड़े साइकिल में ऐसे चेंज हो जाएगा। 15 मिनट का 1 घंटे में, 1 घंटे का 1 दिन में, 1 दिन का 1 हफ्ता में, 1 हफ्ते के 1 महीने में। इसलिए हम ओके। देखते हैं कि हर 3-4 साल में एक बड़ा करेक्शन आता है, हर 2 साल में एक छोटा आता है, दिन में कुछ और आता है, घंटे में कुछ और आता है, ऐसे बाजार चलते हैं। ये कुछ ऐसा है। हाँ। और तो लास्ट लाइन जो लिखा हुआ है सर एक कलर्ड में, कि वेव 3 ऑलवेज एन इम्पल्स वेव। करेक्ट, जब भी इम्पल्स जाता है तो हम 5 होते हैं, तो भी थर्ड इम्पल्स होगा, उसमें 5 लेग बनेंगे। और जब वेव 2 आएगा करेक्टिव, उसका जो लास्ट लेग होगा उसमें 3 लेग होता है, तो उसमें भी 5 लेग बनेंगे। ये पहचान है। अच्छा अच्छा अच्छा। और हम 1 2 3 4 5 ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो उसको हम नंबर में डालते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे। हम्म। क्योंकि सबकी ग्रोथ जो है पीढ़ी दर पीढ़ी होती है, मानव की भी, कंप्यूटर्स की वगैरह से, तो उसको हम नंबर देते हैं, 5th जनरेशन, 4th जनरेशन, ऐसा कुछ है। और करेक्शन आता है तब हमको एबीसी देना पड़ता है। ये एक मार्किंग का सिस्टम है, उसमें भी ऐसे ही लेग होते हैं और इधर भी ऐसे ही लेग होते हैं, लेकिन हमको पहचान रहे कि हम किस तरफ चल रहे हैं। तो मैं एक बार जस्ट इसको समराइज करता हूँ, बताइएगा गलत समझाऊं क्या। हाँ 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 कि हाँ हाँ। वेव 2 से 3 में जब मैं जा रहा हूँ, तो हम्म। उसमें भी मेरे को वो पैटर्न दिखेगा, ये 5 वाला, 1 2 3 4 5 यस ABC। यस यस, वो वो वेव 4 ABC एबीसी होगा। होगा। वो वे ABC। ये देखे सर, इसके अंदर लिखा हुआ है जो, हाँ अब मैंने एरो लगा रखे ना रेड से, हाँ हाँ। वो जो 3 एरो लगे हुए हैं वो मोटिव वेव्स है, वो डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। उसमें 5 बनेंगे, उसमें से 3 ऊपर बनेंगे, वो मोटिव वेव्स है।
और वेव 2 और वेव 4 है वो करेक्टिव वेव्स है, हम उसको एबीसी देना पड़ेगा, फिर 2 देना पड़ेगा 3 लेग होते ही। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे करना पड़ता है। तो वो समझ गया। करेक्टिव वेव्स है। फिर ऐसे ही जहां करेक्शन की तरफ हम आ रहे हैं, तो वेव ए और वेव सी देखिए मोटिव वेव्स है, बिकॉज उसका मोटो है करेक्ट करना। और अच्छा वेव बी है जो उल्टा जा रहा है। तो ऐसे करके ये साइकिल होता है। ये सर फ्रैक्टल हो गया ऐसा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक लोकल है जो जयपुर से चल के मुंबई जाना है, तो हाँ स्टार्टिंग पॉइंट जयपुर 0 है, और हाँ जो 5 करके एक राउंड किया गया है वो आपका मुंबई है। हाँ अब उस दरमियान वो चलेगी, तो यहां से पहले जैसे कोटा चली गई, वहां पे गाड़ी जाएगी, वहां पे थोड़े बहुत यात्री ऊपर ज्यादा होंगे, हाँ तो साफ सफाई होगी, स्टाफ बदलेगा, मंडल बदलेगा, तो वो हम उसको वेव 1 मान लेते हैं कि वो डे में वहां जाके रुकेगी, क्योंकि हर जगह तो स्टेशन पे यात्री प्रवाह बराबर नहीं होगा। हाँ और और कोटा से पहले भी आपके स्टेशन आएंगे, दुर्गापुर आएगा, सवाई माधोपुर आएगा, तो ये इंटरनल चलते रहते हैं ऐसे। फिर कोटा से गाड़ी चलेगी, फिर वो जाके पहुंचेगी, सपोज आपको वडोदरा पहुंच गई, वहां पे फिर गाड़ी थोड़ा रुकेगी, उसमें डीजल पानी डलेगा, स्टाफ चेंज होगा, सब होगा, और फिर जाके वो मुंबई पहुंचेगी। तो ऐसे 3 वेव आपके ऊपर की तरफ जाएंगे, जहां रुकी वो हम उसको करेक्टिव काउंट कर सकते हैं कि वो थोड़ा रुकेगा वहां पे, वो जो ट्रेंड चला है उसमें थोड़ा फाइट होगा, वो करेक्ट करेगा, देन फिर होगा, नए लोग चढ़ेंगे, फिर नए लोग चढ़ेंगे, ऐसा होता है। और जब वो मुंबई पहुंच जाएगी तो ऑब्वियसली उसका टाइम ड्यूरेशन 18-20 घंटे ट्रेन चलेगी, तो वो नंबर बदलने के लिए 10 घंटे तो रुकेगी। हम्म। उसके आधे टाइम में जितनी दूर चली उतना करेक्शन होगा। ये सिंपल वेव एनालिसिस है। ओ तो इसके अंदर में टाइम को भी आप वेटेज दे रहे हैं? यस, टाइम देना पड़ेगा सर, क्योंकि टाइम जो ऐसे लिखा हुआ नहीं है उसमें किताबों में, मैंने कुछ टाइम नोटिस किया है, तो उस टाइम के अंदर ऐसा होता है और ये बार बार रिपीट होता है कि टाइम का प्राइस के साथ कोई रिलेवेंस रहता ही रहता है हमेशा। और अगर उसमें वो करेक्शन जिगजैग में हो गया तो आपको फिर और तेज मूव दिखेगा, और फ्लैट लंबा चल रहा है तो आप ये हो जाइए कि पर्सनल डीसी कि हाँ भाई इससे ज्यादा रीजनेबल नीचे नहीं जाएगा बाजार, फिर वापस वो टाइम ट्रेंड पकड़ने में ट्रेंड दोनों तरफ तेज ही होगा, बट उसमें ट्रेंड और तेज होगा जिसने टाइम लिया है फ्लैट में। तो वो कुछ ऐसा होता है। टाइम के साथ हम देखेंगे एक दो स्लाइड्स, बहुत वो थोड़ा मिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं है ज्यादा, वो भी धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा। आज अभी देखेंगे तो आज में भी आ जाएगा, इवन रनिंग में भी है वो पैटर्न। तो ये कुछ फ्रैक्टल है, इसको सिंपल भाषा में मैंने ऐसे ही समझाया, ट्रेन की तरह समझ लीजिए आप। सही है। तो स्टेशन बाय स्टेशन है सही है। ये, जैसे 1 2 3 4 5 है आपका 2008 का मार्केट, उसके बाद फिर एबीसी आ गया। हो गया। ये आपका ऐसा इधर अभी चला है 2009 से 2020 तक, फिर वापस वो एबीसी हो गया 5 वेव होने के बाद करेक्शन, क्योंकि इतना लंबा चल गया तो करेक्शन लंबा ही होगा। हम मेजर 1 और 2 को ले लिए हमने। एक क्वेश्चन है मेरा। यस, एक क्वेश्चन है, इसके पहले वाले स्लाइड में जाइए। ये लीजिए सर। ये देखिए 1 2 3 4 5 जब यहाँ हुआ हाँ तो उसके बाद 5 के बाद जो करेक्शन आया हाँ उसमें भी करेक्शन में 1 2 3 4 5 है, एबीसी हाँ नहीं है। हाँ, लेकिन उसके नीचे ए लिखा हुआ है, ओ अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि तो ऐसे हमको पहचान ही नहीं रहेगा कि हम किधर चल रहे हैं। हम करेक्शन को नंबरिंग नहीं दे सकते, उसको वो अल्फाबेट देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो हर जगह 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 में हम कंफ्यूज हो जाएंगे हाँ हाँ हाँ, कि समझ भाई गया। हम चल कहाँ रहे हैं। इससे दिया गया सर वो। ठीक है, आगे बढ़ते। अब ये समझ। देखिए, आप इस करेक्शन में देखिए, पहली वाली स्लाइड में जब 5 लिखा हुआ वहां से उसमें देखिए आप आराम से दिख रहे होंगे आपको करेक्टिव भी 1 2 3 4 5, देन ऊपर गया, देन 1 2 3 4 5 ऐसा दिखता है। ओके। हम उसको और जूम करेंगे दिख जाएगा। ये गाइडलाइंस है सर, इसमें काफी गाइडलाइंस है वैसे तो, लेकिन जो मेन है वो मैंने 3 जो नीचे रख रखी। करेक्शन यूजुअली टर्मिनेट नियर द प्रीवियस फोर्थ वेव ऑफ 1 लेजर डिग्री, और मतलब एक वेव 2 है वो करेक्ट करता है 61.8 मोस्ट ऑफ टाइम है, और वेव 4 है वो 38% करता है। ये 62 61 वाला 38, ये तो फिबोनाची नंबर्स है। यस सर, फिबोनाची में अगर 100 से नीचे के प्रोजेक्शन होते हैं तो वो हम रिट्रेसमेंट काउंट करते हैं, लाइक हाँ 0.236 38 50 61 70 80 भी यूज लेते हैं स्टॉप लॉस के लिए, और 100 ये मेजर रेशोस हैं जो रिट्रेसमेंट पे काम आते हैं। इसके ऊपर जो है वो सारे एक्सटेंशन है, जैसे 1.236 1.382 1.612 2.6134 इतना भी हो सकता है वो। ये तो दो एक्सटेंड कर रहा है एलिट वेव और फिबोनाची में क्या रिलेशनशिप है? सर। एलियट वेव फिबोनाची में रिलेशन ऐसा है कि हमारा किसी भी चीज का जो मेजरमेंट जो बॉडी का भी है या कंस्ट्रक्शन साइट्स का भी है, सबका है, तो उसका एक निश्चित ढांचा होता है कि ग्रोथ एक 5 फेज में होती है और 3 फेज में होती है, लेकिन वो एक निश्चित प्रोपोर्शन में ही होता है ऐसा, क्योंकि हमने ये माना है कि ग्रोथ होता ही जाएगा, आदमी बाजार ऊपर जाना है, वो जीरो तो नहीं हो सकता ना। उसको नापने के लिए हमने रिट्रेसमेंट दिया जो काफी टाइम ऐसा प्रतीत होता है। तो वो वेव 2 जब भी बड़ा करेक्शन होता है तो 62% तक होता है। और इंडिया के बाजार तो मैंने कई बार देखा सर 50 ही रेस्पेक्ट करते हैं, 61 भी बहुत कम जाते हैं, 50% ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं इंडिया की मार्केट, निफ्टी तो खास। जिसने एलिट वेव बनाया था हाँ सर।
उसने फिबोनाची को भी दिमाग में रखा था यस या यस ये यस, आप? रखा है आर्यन एलियट साहब ने 1930 में बनाया सर। और फिबोनाची का इतिहास 1200-1300 से है। लेट तो बहुत लेट आया, 1930 में आया। बाप रे, तो उस समय से फिबोनाची चल रहा है। इंटरेस्टिंग। तो ऐसा सर, ये तीन ज्यादा काम आएगी हमारे, और फिर जो डिटेल में जाते हैं तो हम फिर आराम से उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये तीन जो है, अगर इतना भी हमको मालूम है ये तीन भी, तो हम काफी पैसा बचा सकते हैं। बना तो अगर वो बचा लिया तो ऑटोमेटिक लेंगे, लेकिन बचाने के लिए ये तीन रूल बहुत जरूरी है। ये तीन गाइडलाइन आपको याद रख सकते हैं, ये एक्चुअली में क्या है वो पता रख सकते हैं। ये फिर दोस्तों उसके बाद एक एक मिनट बस दोस्तों, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अगर आपको भी मजा आ रहा है तो एक स्माइल जरूर करिए और लाइक दीजिए इस वीडियो को, बिकॉज हीरालाल जी लाइक डिजर्व करते हैं। मतलब कॉन्सेप्चुअली फिबोनाची और एलिट वेव को मर्ज करके जो एक उन्होंने फॉर्मूला बनाया है, बहुत अमेंडेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं ये हीरालाल सर, जी। उसके बाद हमारे सर की डिजाइन की हुई है, इलांगो साहब की, ये सारी टेबल उन्होंने मेहनत करके बनाई है। इससे हमको आइडिया हो जाता है कि कौन सी वेव कितना कितना। तो इसमें जो ब्लू नंबर है वो काफी ज्यादा बार विजिबल होता है पैटर्न्स में, बार 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 बार, क्योंकि हम ह्यूमंस है और बार बार ऐसी प्रतिक्रियाएं करते रहते हैं, तो वो चीज विजिबल होती है। तो जिसको चाहिए वही ले सकते हैं। लेकिन हम आज जो बेसिक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सर, इसको कवर करने में टाइम लगता है, हम उस तीन पे ही बात करेंगे। ठीक है। ये हमने पहले भी करी कि वेव 1 2 3 4 5 कैसे जाता है। अब जो 2 इसमें दिखाया गया है उसमें हमने सब डिवीजन नहीं किया, वो जिगजैग है, कि बिल्कुल जिगजैग की तरह जाएगा। उसका ओके। जो सेकंड लेग का रिट्रेसमेंट होता है, क्योंकि हमने बात करी कि करेक्टिव वेव में तीन ही लेग बनते हैं, तो जो सेकंड लेग होगा उसका रिट्रेसमेंट अप टू 61% तक ही जाता है। ओके। और फिर वो वेव ए के नीचे जाके सी खत्म होता है। और सी में हमेशा 5 लेग होते हैं, बिकॉज वेव 3 जो है किसी का भी, चाहे इंपल्सिव चाहे करेक्टिव हो, उसके 5 लेग होते हैं। तो ये कुछ ऐसे बनाया गया है। अल्टरनेशन डाउन ट्रेंड में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा जो अप ट्रेंड में हमने दिखाया है। ये जो 61 और 38 का रेशो, ये अभी का है सर बाजार, ये 16,154 से देके गोल्डन रिट्रेसमेंट में बाजार रुका वेव 2। और इधर जो मैंने दिखाया है वो वेव 4 है, जो 38 से थोड़ा ऊपर रह गया। ये भी उसका कंटिन्यूअस चार्ट है, वो मैं चार्ट में दिखा दूंगा अभी चल के। हाँ, लाइव चार्ट में दिखाइएगा ये। बिल्कुल दिखाऊंगा सर। तो ये जो फॉर्मेशन है ये बार बार विजिबल होते रहते हैं और ऐसा चलता ही रहता है। ये प्राइस और टाइम के साथ है, जो मैं बता रहा था कि जैसे यहाँ से 32 बार में प्राइस 1800 पॉइंट बढ़ा है, और उससे 34 बार में 438 पॉइंट ही टूटा है। ये 15,500 वाला मूव था जहां पे काफी ज्यादा लोग जो है सर कंफ्यूज थे कि मार्केट तो है ना यहाँ से करेक्ट होगा ही। लेकिन अगर मार्केट वहां पे टूटने में काफी ज्यादा जोर आ रहा है और समय उसने ऑलमोस्ट बराबर ले लिया इंपल्स के, तो सर वो ट्रेड उतना ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहां पे बायर सपोर्ट कर रहा है और आपका टाइम निकले जा रहा है। टाइम का एक अपने आप हिसाब होता है, टाइम तो कभी रुकता नहीं है, वो तो चलता ही रहता है। तो टाइम जो टूटने का था वो लोग उससे निकल चुके, वो लोग कमजोर पड़ चुके। अगर तोड़ना होगा तो जिगजैग करेक्शन आएगा, उसमें आपको पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन बायर स्ट्रॉन्ग था, उसने सारा रोक लिया वहां पे, और उसके बाद हम 2,000 पॉइंट ऊपर आए 15,500 से, आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें, इसका यस, मतलब आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अप ट्रेंड है और समय बहुत ज्यादा लग रहा है उस अप ट्रेंड को ऊपर कंसोलिडेट जाने करने। में, तो इसका मतलब बायर हैवी है। यस, वो उसी ट्रेंड में जाएगा सर। ऑब्वियसली प्राइस यही बता रहा है हमको। अगर आपका 35 बार में करेक्शन हुआ ना सर, तो उसका 40-50% आधे टाइम में आना ही चाहिए, जिगजैग 17-18 टाइम में। और फ्लैट भी है तो वो फ्लैट फिर क्या होगा कि थोड़ा नया हाई देके उधर ही रुक जाएगा, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए वो आपको। और फ्लैट्स तो नॉर्मली रनिंग ट्रेंड के ही साइन होते हैं कि अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड ही चलेगा। और निफ्टी में मैंने 10,790 के बाद शायद ही सर जिगजैग करेक्शन देखा हो, फ्लैट्स ही चल रहे हैं अभी भी। एक बार मैं अपने लर्नर्स के लिए क्लैरिफाई कर देता हूं कि 1800 पॉइंट आप देख रहे होंगे नीचे टेक्स्ट में लिखा हुआ है 1799 पॉइंट्स का तेजी 32 बार, मतलब 32 कैंडल्स को अगर देखे तो उतना टाइम लगा। 32 ट्रेडिंग डेज, 32 ट्रेडिंग डेज पे, इसके लिए डेली चार्ट है। और वहां से लेके जो फॉल आया 438 पॉइंट्स का फॉल आया, उसमें 34 बार लगी। तो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजी तो बहुत जल्दी आ गई, और करेक्शन जो आया, तो ये करेक्शन फेज की एक डेफिनेशन हो गया कि करेक्शन भी छोटा सा आया और इतने बार तक रुका रहा, तो चांसेस है कि एक सेकंड थर्ड वेव की प्रॉब्लम तैयारी है। यस, वो विवेक जी उसने उतने टाइम को उतने टाइम में करेक्ट कर लिया, लेकिन प्राइस नहीं हुई। तो इसका मतलब ये ले सकते हैं कि बायर बहुत स्ट्रांग है अभी भी, वो प्राइस को नीचे जाने ही नहीं दिया। टाइम पूरा निकल गया, क्योंकि एक
जितना भी टाइम में कोई चीज चली है उसको उतने से कुछ निश्चित प्रोपोर्शन में करेक्ट करना चाहिए, हम ये मानते हैं इस थ्योरी में। अगर वो नहीं हो रहा तो वही चीज लगातार चल रही है। सही है, ये बात है समय के हिसाब, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। सही। कहा भी गया कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, गोपिन का बल उठ रही, भाई अर्जुन भाई बाण। तो समय की बात है, समय जिसका है उसका है सर, समय के साथ चलना। ये समय तो देखिए सर, सबसे ये बड़ा देखिए मैंने वेल्थ है। कितनी स्लाइड लगाई है, आप देखिए सर, 7512 से पूरा आपको बताता हूँ। हाँ, 7512 से मार्केट 9800 तक गया 23 बार में, ठीक है सर। 23 बार लगा उसको 2461 पॉइंट का तेजी में, ठीक है ना? यस, और ठीक है, 11 बार लगा 1280 करेक्ट करने में। ठीक है। ये जिगजैग करेक्शन हो गया बराबर सा 50-50, जिगजैग करेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि आधा कैंडल लगा, आधा और आधा ही करेक्शन टाइम हुआ। चला गया। ठीक है। दूसरी जो देख रहे हैं आप, 97 बार में 4696 पॉइंट चला है, हाँ, और उससे ऊपर है 46 बार में 1431 पॉइंट टूटा है। हाँ, तो 97 से ज्यादा हो गया 46 ऑलमोस्ट। हाँ, और प्राइस का करेक्शन कितना हुआ, 4600 के मुकाबले केवल 1400 फ्लैट हुआ हाँ, है। हाँ, तो वो और तेज होगा वैसा ही। हाँ, तीसरी आप देखिए सर, वो 35 बार 1958 जो अपन ने अभी बात करी, और 31 बार 653, हाँ, तो उसने भी 35 का कितना परसेंट टाइम खपा दिया, ऑलमोस्ट हम्म, 70-80%। तो उधर डोमिनेंस में ही है। वो वाली बात है कि अगर आपके निश्चित निश्चित हम्म। टाइम में बाजार बढ़ा और उतना ही टाइम आपके करेक्शन में लग गया, करेक्शन हुआ नहीं हुआ इससे मतलब नहीं है, लेकिन बाजार साइडवेज रह गया ना, तो आने वाला मूव बहुत तेज है, उधर नहीं रहना नहीं, है आपको। इसमें एक मेरे को कंफ्यूजन हो गया। हाँ पहला वाला बोलिए। केस के अंदर में हाँ। बढ़ा था 2460, 23 बार लगा था, हम्म। और घटा 1280, 11 बार लगा। तो हम्म। इसमें तो वो लॉजिक होल्ड नहीं किया है। लॉजिक होल्ड नहीं किया सर, उसके लिए मैं बता रहा हूँ ना कि वो जिगजैग करेक्शन था। हाँ, तो जिगजैग करेक्शन था, उसके बाद भी तेज तो बहुत हो गया। जिगजैग करेक्शन नॉर्मली क्या होते हैं सर, कि प्राइस रेंज को अपने क्या कहा, वेव टू 50-60% रिट्रेस करता है, हाँ। और जिगजैग होगा वो जल्दी आएगा। हम्म, तो उसने आधे टाइम में लिया, हम्म, पर आगे ऐसा ही जिगजैग आना होता तो उतना ही टाइम लेके आधे टाइम में खत्म कर देता। हम्म, वो फ्लैट करेक्शन हुआ, आप देखिए 4700 बार मार्केट बढ़ा, 4700 पॉइंट 97 बार में, हम्म। और 46 बार में टूटा कितना है सर, 1430 पॉइंट। नहीं, ये तो मैं समझ गया कि हाँ 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 इसमें करेक्शन का इंटेंसिटी लो था, हाँ। तो वहां से इंटेंसिटी ऑफ राइज शुड बी हाई। बट हमको सर जिगजैग के अंदर में ये क्यों हो रहा है, ये नहीं समझ हमको रहा। सर मैं मेन जो चीज समझाना चाह रहा हूँ, वो हमको टाइम पे फोकस रखना है। ओके। अगर करेक्शन आपके इम्पल्स से आधे टाइम में उसके प्रोपोर्शनेट में नहीं हो रहा और टाइम निकले जा रहा ना, तो आप तैयार रहे अप मूव के लिए ही, आप वहां हाँ, पे ठीक है, दिमाग छोड़ दीजिए कि उधर जाएगा नहीं जाएगा। समझ गए, समझ गए, वो ये वाली पॉइंट बात है। क्लियर है। ये ये पॉइंट क्लियर है। हाँ, और वो जो आप बोल रहे हैं कि 12 बार में आया, वो क्या होता है सर, जैसे ट्रेन जहां से स्टार्ट होती ना, हाँ, तो वो क्लियर नहीं होती है किधर जाएगी नहीं जाएगी, वहां पे लोड चढ़ता है उतरता है, चढ़ता उतरता, तो वहां ज्यादा जल्दी होता है ये काम। हाँ, एक हाँ। ट्रेंड बनने के बाद वेव 3 तो स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा ही, हमने बात कर ली, वैसा आया। ये तो आपने देखिए तेजी का बाजार पूरा देख लिया, 50,500 तो आपको ये दिख रहा है। पर हाँ। मंदी का बाजार में भी क्या ये लॉजिक होल्ड करेगा? बिकॉज यस, मंदी के अंदर 7500, में। जो 7500 आया है वो मैं दिखा दूंगा आपको, चार्ट अभी हाँ, दिखाता ठीक हूँ। है, दिखाइएगा, दिखाइएगा। और उसमें थर्ड वेव में नॉर्मली गैप्स होते हैं, वो आपको प्राइस पर्सनैलिटी दिखा देता है कि वो कहीं रुकता ही नहीं है। ये वो भी बता देते हैं सर, अभी देखो ये एमएसीडी, इसके साथ ये जो बात इसको लगाने का सर तुक यही है कि जैसे जिसने पढ़ लिया एलएटीवी वो तो परफेक्ट हो जाता है कि भैया ये चल रहा है ये नहीं चल रहा है, प्राइस पर्सनैलिटी भी है ये भी है, लेकिन एक कॉमन आदमी कैसे समझे कि भैया कहाँ 5 हो रहा है, कहाँ 3 हो रहा है, कहाँ ए, कहाँ बी, कहाँ सी, कौन सा फ्लैट, कौन सा जिगजैग, मेरे को नहीं पता, मेरे को सिंपल वे में समझाओ। हम्म, तो मार्केट के 80% 90% जो भी लोग टेक्निकल्स पे काम करते हैं, वो या तो आरएसआई या एमएसीडी पे काम करते ही करते हैं। तो हमने एमएसीडी इसके अंदर लिया है। एमएसीडी बेसिकली ज्यादा टफ भी नहीं है। ये ऊपर वाली जो लाइन होता है हमारे लिए, वो एक 12 और 26 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का गैप होता है स्मूथेड होता हुआ, और नीचे वाली जो सिग्नल लाइन होती है वो जो गैप होता है उसका 9 डेज का एवरेज होता है। ओके। तो वो उसको काट के सिग्नल जनरेट देता है, ये कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है इसमें एमएसीडी, वो मैं चार्ट में लगा के दिखा दूंगा। हम्म। इसमें क्या होता है सर, जब वेव 5 आती है, वेव 3 के मुकाबले वेव 5, तो डाइवर्जेंस अपेयर हो जाते हैं, जैसे आप इन चार्ट्स में देख रहे होंगे दोनों में। तो कोई भी चीज विरोधाभास से शुरू होती है और विरोधाभास पे ही खत्म होती है, क्योंकि उसको फिर उसी मेन स्ट्रीम में आना होता है। विरोधाभास ज्यादा दिन चल नहीं सकता, दोनों में से एक को तो समझना पड़ेगा, या तो बायर समझेगा या सेलर समझेगा। सर हस्बैंड वाइफ में मान लो, वो तो जिंदगी तो चलनी वैसे ही है सर। तो वो वाली बात है, विरोधाभास कहीं ना कहीं खत्म होता है जाके। अगर वो समय के साथ खत्म हो गया, यहाँ पे समय ले लिया, तो वो फिर अपने लिए कंटिन्यूएशन हो जाएगा,
और अगर उसने असर दिखाया तो वो फिर वेव 5 कंफर्म हो जाएगी, दोनों तरफ अपनी वो बात है। एक मिनट, हाँ जी, तो आप बोल रहे हैं कि फिफ्थ वेव के अंदर में टिपिकली एमएससीडी में डाइवर्जेंस दिखेगा। डाइवर्जेंस मतलब हमेशा ही आएगा। एमएससीडी नया हाई नहीं बनाएगा, एमएससीडी एमएसीडी नहीं आई नहीं देगा, नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। तब क्योंकि इसका सर इस, मतलब वेव 5 खत्म हो गया। हाँ इसके लिए सर इसका मैं लॉजिक भी बता रहा हूँ, काफी डिटेल में बता दूंगा। वेव 3 काफी तेज आता है और वेव 4 वेव 2 से ज्यादा टाइम लेता है। तो वहां से क्या है सर फिर कि स्मार्ट मनी आना शुरू हो जाता है वेव 5 में। अब आप हम जयपुर मुंबई लोकल की बात कर लेते हैं। वापी वलसाड़ से ट्रेन आके स्टार्ट हो गई तो मुंबई पास आ रहा है बिल्कुल, तो वहां पे काफी ज्यादा ट्रेनें आती जाती रहती है, तो कई बार सिग्नल नहीं मिलेगा, कई बार आउटर पे खड़ी होगी, कई इधर होगी, कभी स्टेशन चढ़ेंगे उतरेंगे, तो वो चीज सप्लाई आना शुरू हो जाती है। तो हर लेवल से सप्लाई आएगी तो वो जो बायर है उसका भी खत्म होता है, उसको मालूम है कि मेरे को किसी जगह तो छोड़ना ही है। और नए लोग भी उसमें स्मार्ट जो लोग होते हैं जो साइड से बैठे रहते हैं कि 5 हो जाएगी तो मैं जुड़ूंगा, वो लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए वो डाइवर्जेंस आ जाएगा, क्योंकि वो नीचे वाला जो एमएससीडी का लाइन है सिग्नल लाइन, वो तो पीछे वाला टैग उठाएगा, लेगिंग है, वो तो लेगिंग है, एमएससीडी तो पूरा ही। तो पिछले दिनों के एवरेज को उठाता है तो ऑटोमेटिक उसका स्पीड स्लो हो जाता है, तो डाइवर्जेंस वहां दिखेगा ही दिखेगा। उसका लॉजिक ये है सर। चलिए मैं लाइव चार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ हाँ सर, हाँ ये मैं तो क्लियर करने के लिए किसी को डाउट तो इसलिए बुलाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो सिग्नल की सबको मालूम है सर एमएससीडी में कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और वो तो नहीं नहीं, दिखेगा। सबको नहीं पता, आप स्लो चलिए, नहीं हाँ पता है तो सबको, हमको पॉजिटिव डाइवर्जेंस के लिए हम चार्ट देखेंगे निफ्टी का 7500 से, और हाँ उधर रिवर्स भी देखेंगे हम जहां से हाँ टूटा है बाजार, हाँ वो नेगेटिव भी हो जाएगा और बुलिश बेरिश दोनों हो जाएंगे। हाँ। चलिए, ये टाइप ऑफ डाइवर्जेंस है कि ऊपर वाला जो है वो स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है, अगर प्राइस लो बनाया वो सर बुलिश डाइवर्जेंस है, प्राइस ने लो बनाया और ऑक्सीलेटर ने हाई बनाया, ठीक है। इससे उल्टा हो जाएगा बेरिश। और नीचे वाले जो कंटिन्यूएशन है कि अगर वो कंटिन्यूएशन है तो वैसा ही चलता रहेगा। ये तो नॉर्मल है सर, वैसे इसको कुछ कवर करने का भी नहीं, अपने को मेन देखना है। ठीक है। ये करेक्टिव टाइप पैटर्न्स है जिसके बारे में हम काफी कम ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि करेक्शन को प्ले करने के लिए सर मास्टरी चाहिए। मैंने भी शुरू में एलियट वेव 1 3 5 ही प्ले किया, करेक्शन को मैं आज भी ट्रेड नहीं करता, वेव 4 को तो खासकर, क्योंकि उसमें इतना स्पीड और वो कभी क्या दिखता है कभी क्या दिखता है। तो आप वेव 5 होने का इंतजार करिए, वहां से रिस्क रिवार्ड ज्यादा बड़ा हो जाता है। 0 से लेके 1 बनेगा वो बड़ा 5 होने के बाद, तो 2 आपका 62% 50 तक आने का चांस रहता है। करेक्शंस को अब मैंने समझाना इसलिए जरूरी समझा कि कितने टाइप के करेक्शन हो सकते हैं। इनको ट्रेड कोई भी नया आदमी है तो प्लीज जो सीख रहा है वो मत ही करिएगा, आप टाइम से मिला के या रिट्रेसमेंट का वेट करके आप इसको अवॉइड ही करें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि हमको पैसा बचाना है तभी पैसा बनेगा, इसको प्ले करने के चक्कर में सारे ट्रेडर साफ हो जाते हैं। नहीं, मैं समझा नहीं है कि करेक्शन प्ले नहीं करना मतलब जो प्राइस रिट्रेस होता है, आप बोल रहे हैं कि रिट्रेसमेंट पे ट्रेड नहीं करना चाहिए कि रिट्रेसमेंट में करना चाहिए? मतलब सर क्या होता है कि लोग हर कहीं पे ट्रेड कर देते हैं। अगर हमने बात सुनी कि थर्ड वेव पे जाके एमएसीडी लगा के हम देखेंगे कि अगर वहां पे अगर आपका डेली में चार्ट पे क्रॉस ओवर आ गया है एमएसीडी में, तो उस जगह फिर आपका लॉन्ग करने का तुक नहीं है। आप लास्ट के जो भी, क्योंकि इंटरनल है फ्रैक्टल के अंदर फ्रैक्टल है, तो या तो उस फ्रैक्टल के आसपास 50-60 जाने का वेट करिए या उसको टूटने का ब्रेक करिए, तब आपका रिस्क रिवार्ड सही होगा। आप हर कहीं ट्रेड मत करिए, क्योंकि वो तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग दिखेगा, और एक ही टाइम फ्रेम देखना चाहिए। जैसे मैं डे ही देखता हूँ, डे से ही ट्रेड करता हूँ। तो आप नॉर्मली वेव थर्ड हो जाए तो वेव फोर्थ को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और वैसे ही चलता है, उसमें टाइम डबल लगता है। वो तो चार्ट पे देखने में समझ आएगा सर, अभी तो नहीं आएगा। हाँ, चार्ट दिखाइएगा। और ये करेक्शन जो इसमें लगा रखे हैं, पहले कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल है, ये नॉर्मली उसी में वेव 4 में होता है, टाइम कंज्यूमिंग। एक्सपांडेड फ्लैट है जो हमने 15513 का उदाहरण देखा था, वो वाला सर ये फ्लैट। और नीचे जिगजैग है जो आप 1200 देख रहे थे 7500 से, वो जो वापस गया था 9098 से जो 888 जो 7 गया था वो है। और ये बैरियर ट्राइंगल है, इधर सारे फ्लैट्स हैं, ऐसे चलते रहते हैं। ये फ्लैट्स अभी ज्यादा विजिबल हो रहे हैं क्योंकि एक चैनल के अंदर चलते हैं, बिल्कुल फ्लैट चैनल में। ये डेटा फाइल, इसके बारे में तो बाद में बात कर लेंगे सर अपन, और कुछ 2-5 चीजें बाद में करेंगे। ये तो लास्ट आ गया, अब अपन चार्ट पे ही चलते हैं सर। ये सर अपन चार्ट पे आ गए। अब यहाँ से अपन देखते हैं जो बात हुई थी अपनी कि करेक्शन में भी वही चीज चलता है क्या सर, ये बात अपन बात कर रहे थे। ये 15 मिनट का चार्ट है क्या, डेली ये चार्ट है? डेली चार्ट। ठीक है। तो सर हम जो बात कर रहे थे कि क्या करेक्शन में वही चीज लागू होती है, वैसे ही वेव्स बनते हैं। बिल्कुल वैसे ही वेव बनते हैं सर। यहाँ से देखिए आप, डाइवर्जेंस बिल्कुल आपको दिखेंगे। ये देखिए सर, इसको केवल डाइवर्जेंस दिखाता हूँ, ये देखिए सर,
आना शुरू हो जाएंगे इसके मुकाबले। ये MACD का लाइन है, MACD। हाँ, ओके। ये चार्ट है, ये प्राइस देखिए आप वैसे, क्योंकि ये नए हाई पे हाई बन रहे हैं सर। हम्म। और यहाँ पे देखिए सर MACD ये जवाब देते जा रहा है सर, विरोधाभास। हम्म। ठीक है सर। उसके बाद हमने क्या किया कि वेव वन जो भी बनता है वो बन गया, करेक्शन में भी बनेंगे। हम्म। उसका रिट्रेसमेंट वेव टू कितना परसेंट होता है सर, हमने बात करी थी 61। 61। अब देखिए सर, ये हाई था, ये लो है, कितना किया उसने, ऑलमोस्ट 80 तक कर गया वैसे तो। हम्म। ये देखिए सर 80 तक चला गया, हाँ। 80 तक चला गया। अब इसमें टाइम लगाते हैं सर फिर अपन वापस। इसको मैं वैसे कोई लेता नहीं है यूज, लेकिन मैं आपको लेके बता रहा हूँ कि ये सर आप आपने बात करी कि ये क्या उसमें भी बेरिस में भी काम करता है टाइम आपका, तो इसलिए लगा के दिखा रहा हूँ मैं। देखिए सर, यहां से 12 बार में 850 पॉइंट। ठीक है। ठीक है। अब 12 बार में सर, ये 6 बार में, इस 12 बार में इससे ऊपर जाना चाहिए था, अप ट्रेंड है तो करेक्शन हुआ तो वापस इम्पल्स। लेकिन ये फिर 12 बार से भी देखो कितना टाइम ले रहा है, उससे ज्यादा टाइम ले लिया 9 बार। और 9 स्पीड क्या बार रही में 644। 644, तो कम रहा ना रिकवरी का स्पीड। और हाँ। उसके बाद हमने बात करी कि थर्ड जो है, थर्ड वेव जो है वो गैप से आती है सर। देखिए गैप्स, गैप गैप, थर्ड बहुत पावरफुल होता है। और थर्ड जो है सर वो 1.61 होता है मिनिमम। हम्म। मिनिमम, हाँ, जो हमने बात करी मिनिमम का मतलब कि छोटा नहीं हो सकता वैसे। 1.61 ऑफ 1 एंड 2। हाँ, इसका नॉर्मली नॉर्मली होता है सर, नॉर्मली। तो देखिए इसको यहां तक आना था, एक मिनट, वेव वन का। 1.61 ऑफ वेव 1 और वेव 2 का पॉइंट क्या? वेव वन का जितना लेंथ है हाँ। उसको वेव टू के रिट्रेसमेंट से लगाते हैं, हाँ, करेक्ट। तो इतना आना चाहिए था 10,938। हाँ। तो ये आया। लेकिन सर ये तो उससे भी बहुत नीचे चला गया। आप बोलोगे कि ये तो 7500 की कोई रुक ही नहीं रहा सर, ऐसा क्या हो गया था। हम्म। इसके लिए हम क्या करेंगे सर, इस चार्ट को बड़ा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये करेक्शन लार्जर डिग्री पे था। जो ट्रेन चल रही थी हमारी काफी टाइम से, ओ। ये जो था, ये देखिए डाइवर्जेंस आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ के मुकाबले डाइवर्जेंस। हाँ। तो जिस टाइम फ्रेम पे जो डाइवर्जेंस है उसी को वो करेक्ट कर रहा होता है। ये क्या चार्ट है? मंथली चार्ट है? अब मंथली मंथली चार्ट है चार्ट सर। में, मंथली चार्ट में आप बना के दिखाइए 1 2 3 4 5। मंथली चार्ट पे करेक्टिव होगा सर ये ऐसे। यहाँ से अपन अगर लगाए 1 2 3 4 5 लगाता हूँ, नहीं, तो नीचे यहाँ से, से, यहाँ से करिए। हाँ, हाँ। इम्पल्स लगाता हूँ, ये 1, ये 2, देन ये 3, देन ये 4 और देन ये 5, ये 5। और इसका रिट्रेसमेंट लगा देते हैं 50 60, तो इसको करेक्ट करेगा ऑब्वियसली वो। ये लो 50% किया सर। आ, तो ये थ्योरी है, बार बार रिपीट होता है। अब आपको ये बस, अब इसको देखने का तरीका मेरा सिंपल है कि मंथली पे मैं देखता हूं, तो आज मंथ क्लोज हुआ, मैं मंथली कैंडल देखता हूँ, डाइवर्जेंस MACD देख लेता हूँ। वीकली क्लोज हुआ, मैं वीकली कैंडल देख लेता हूँ, वीक का चार्ट देख लेता हूँ। डेली पे मैं रोज देखता हूँ, बस रोज रोज देखने का भी नहीं है, ये मेरा शेड्यूल बना हुआ है बस। डेली देखिए अभी। डेली में तो सर देखिए क्या हुआ है, तो उस दिन अपन ने बात करी थी अभी, तो इसमें क्या चल रहा है देखिए सर। डेली अपन 14,151 हमने एक रिलेवेंस पॉइंट लिया है ये। हम्म। ठीक है, ये ओवरसोल्ड है, वहां से वेव स्टार्ट होगी पहली। क्यों? ये स्टार्ट हुआ, किसी भी ओवरसोल्ड जोन से स्टार्ट होता है वेव, कोई सा भी। ओके, जरूरी है। जरूरी, वो तो ओवरसोल्ड से ही होगा सर ऑब्वियसली, क्योंकि करेक्शन होगा ना उसके बाद तो शुरू होगा। और करेक्शन होगा तो MACD आपका न्यूट्रलाइज होगा या बिल्कुल उसमें ओवरसोल्ड में जाएगा। तो ये डेली चार्ट है, तो ऑब्वियसली उसमें जाना पड़ेगा उसको करेक्ट करता हुआ, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा रिस्क रिवार्ड होता है और कोई भी मूव वहीं से बनेगा। वैसे तो हर एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है वेव का, लेकिन हमको समझने के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा कि भैया ये है कि वो है। तो डेली के लिए मैंने 14,151 रिलेवेंस पॉइंट ले लिया। ठीक है। यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये क्रॉस ओवर आ गया। इससे पहले तो हमने मान लिया कि भाई वेव 2 वेव 1 यहाँ पे एंड हो गया। अच्छा, तो गलत है। उसके बाद हमने हमने यहाँ से टाइम लगा दिया, तो सफिशिएंट टाइम था वो, और MACD पूरा न्यूट्रल हो गया। हाँ। अब MACD जैसे टूट रहा है वैसे प्राइस नहीं टूट रहा सर। तो वो करेक्ट। विरोधाभास था, वो विरोधाभास क्या हुआ कि ट्रेंड की साइड में अलाइन हो गया। और उसके बाद उतना ही पॉइंट की वेव 3 आई। अब हम अगर वेव 3 लगाते हैं यहाँ से, वेव वेव 3 3 खत्म हो गया, ये कैसे पता लगा? वो बताता हूँ सर, बताता हूँ। वेव 3 हम लगाते हैं, खत्म हुआ नहीं अभी, मैं नहीं बोल रहा खत्म हो गया, अभी चल रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो 1 आ रहा है 17,319, और नॉर्मल गाइडलाइन है छोटा नहीं हो सकता, इसलिए इसने वेव 1 की लेंथ तो पार कर दी, तो इसने मिनिमम तो पार कर लिया। अब वो होता है 18,444।
3। हाँ ठीक है, इसके लिए क्या जरूरी है सर कि जब तक भी कोई चीज चलेगी ना तो वो किसी भी फ्रैक्टल को गलत नहीं करेगी। अभी हमारे लिए जो लेटेस्ट है फ्रैक्टल वो ये है 326। हाँ अगर इसके नीचे जाएगा, और दूसरी चीज क्या हुई कि इसने एमएसीडी ने हमको वो दे दिया जो हम बात कर रहे थे, क्रॉस ओवर दे देगा, हाँ तो हम मान सकते हैं कि हो गई, एज ए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, हमको हाँ करेक्शन प्ले नहीं करना है। हाँ हाँ अब लॉन्ग के लिए ट्रेड क्या करें, क्वेश्चन ये आता है भैया ये तो हो गया, अब इतना लंबा कैसे करें हम लोग, हमको कैसे पता पड़ी क्या होगा। तो अगर ये 326 क्रैक हो जाता है तो श्योर है कि ये 3 ओवर हो गया, हमने प्रॉफिट बुक कहीं पे भी कर लिया सपोज करिए, तो फिर वेव 4 आएगा। वेव 4 के लिए गाइडलाइन है कि वो 0.382 आता है मोटा मोटी, तो या तो वो 23 रहेगा या 38 रहेगा, मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है। अब इसके अंदर क्या है सर, अल्टरनेशन होता है कि वेव 2 अगर आपका ऐसे चल गया ना बिल्कुल शैलो फ्लैट, तो वेव 4 जिगजैग आना चाहिए, ये गाइडलाइन होता है। ओके अब इस चीज को मैं दिखाने के लिए आपको एक चीज सर बताता हूँ, वो जरूरी है यहाँ पे बताना, कि अपन पहले चार्ट पे यही बात कर रहे थे, मंथली चार्ट देखते हैं हम सर। यहां से बाजार चला सर 2003 से नॉन स्टॉप यहां तक, ये करेक्शन क्या था सर, जिगजैग था। क्यों? क्योंकि इसने बीच में नए हाई नहीं दिए। ठीक है, तो ये हमारी, मैं ऐसे काउंट कर दूं आपको, यहाँ पे लगा देता हूँ सर ताकि ज्यादा बढ़िया रहे। सपोज करो ये यहां से थी 0, ये 1 था और ये 2 था। ठीक है, तो एलियट साहब ने ये कहा है कि इसका वाइस वर्सा होता है, नेक्स्ट टाइम में जब भी होगा तो अगला करेक्शन जो आएगा वो फ्लैट में आएगा। अब लास्ट में चलते हैं, यहाँ से फिर कोई 1 और 2 हुई, यहाँ तक ये 1 और 2 ही हुई, 1 2 1 2 चलेगा कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ सर, देखिए वेव जो वैसे किसी ने गिनी होगी तो मेरे ख्याल से जो है यहाँ से भी काउंट करें तो 1 2 3 4 5 या यहाँ ही 5 आ गई। उसके बाद ये जो था इसने फ्लैट दिया सर, फ्लैट, इसने नया हाई दे दिया एक्सट्रीम, क्योंकि इन दोनों करेक्शनों में फर्क है, जिगजैग और फ्लैट जो जानते हैं वही बता रहा हूँ। ये करेक्शन जिगजैग था और ये करेक्शन फ्लैट था, इसने इसने नया हाई दे दिया एक बार उसके बाद में, तो ये वाइस वर्सा होते हैं। तो सेम वो डेली चार्ट में हम बता रहे हैं, अगर वो जिगजैग पहले फ्लैट हो गया, क्यों? क्योंकि हमने सपोज यहाँ 15,902 पे ही मान लिया कि वेव हमारी 1 ओवर हो गई, लेकिन उसके बाद बाजार ने देखो सर 2 3 बार है ना नए हाई दे दिए, 15,916 दिया, 15,962 दिए, और रेंज उसी में चलता रहा। तो नॉर्मली फ्लैट जो है आपकी वेव ए जो लेग होता है, वेव ए 3 लेग में होता है, उसके आसपास ही टर्मिनेट होता है 450, तो ये तो उससे भी ऊपर रह गया। उसके ऊपर रहने का लॉजिक है सर, पहले बार 15,902 का हाई बना और 15,450 का लो बना, कितने पॉइंट हुए? 452। उसके बाद निफ्टी ने नया हाई बनाया 15,962, उसमें से 452 पॉइंट निकाल दे तो सर हम कितना आता है, 15,512। और एग्जैक्ट आप इसका लो देखिए सर, वही था एकदम फ्लैट, पूरा एक्यूरेट, ए बराबर सी हुआ फ्लैट, एकदम वही बना है। वैसे हम इसको कंसीडर कर रहे थे तो थोड़ा नीचे जाएगा, वेव ए लेग से भी 10-20 पॉइंट नीचे जाए, लेकिन क्योंकि हमने चैनल लगा के अगर इसको प्लॉट करें तो ये मालूम हो जाना चाहिए कि सर ये अगर ये वापस चैनल ब्रेक करके और उसमें बैठता है, मैं इसको सबको हटा देता हूं तो आपको पता पड़ जाएगा। और दूसरी चीज, एमएसीडी का बिहेवियर वहां पे उल्टा है, एमएसीडी का व्यवहार बिल्कुल न्यूट्रल हो गया और परफेक्ट चैनल में चला है, परफेक्ट चैनल। तो ये सब चीजें, टाइम, एमएसीडी का न्यूट्रल होना, फ्लैट के लिए इंगित करना, ये पहले ही बता देता है कि बाजार हम किधर जाने वाले, ये पर्सनैलिटी होता है। और अब वेव 4 के लिए हमको, अगर ये फ्लैट था तो हम सोच सकते हैं, वो रूल नहीं है उसके लिए हार्ड नहीं होना, लेकिन ऐसा देखा गया है तो गाइडलाइन है कि वो जिगजैग में आएगा, वो 0.38 तक आएगा। एक बात बताइए, अभी हाँ। जो है एमएससीडी आपको हिंट दे दिया है कि वेव 3 कंक्लूड हो गया, हाँ ये तो आप मानेंगे? ये मान सकते हैं सर, लेकिन इसमें आपको बताइए हर चीज फिक्स नहीं होता, क्योंकि अगर ये चीज हमने मानी होती तो हम 7511 से 18,000 तक नहीं आते। किसी भी चीज का कंटिन्यूएशन ब्रेक होने के लिए उसका लास्ट स्विंग ब्रेक होना चाहिए। तो मैं ज्यादातर सर ये जो 326 ब्रेक होगा ना, देन इसको थर्ड कंप्लीट करूंगा। नहीं तो अभी भी क्या है सर कि हर कोई वेव क्या है कि वेव के अंदर वेव होती है। तो देखिए आपको मैं बताऊं, अभी भी हम गोल्डन रिट्रेसमेंट के आसपास ही है सर, अभी तो गोल्डन रिट्रेसमेंट भी पूरा नहीं हुआ है, अगर लगा दे तो ये 15 मिनट का चार्ट है, 17,560 है। तो हम कैसे मान ले कि थर्ड पूरा हो गया? इसके चक्कर में हम वो थोड़ी ना खोज सकते हैं कि कल को बड़ा मुंह हो जाए फिर पौधे बैठे रहे। तो आप बोल रहे हैं कि बड़ा ड्यूरेशन का जो वेव होता है उसके अंदर में छोटे छोटे वेव है। हाँ, तो वो जब कोई तक सी छोटा उसका छोटा वेव, फ्रैक्टल गलत नहीं जब है। तक छोटा वेव के अंदर में वो दिखेगा नहीं कि हाँ कंक्लूड हो गया वेव 5,
तब तक वेव 3 का कंक्लूजन हम नहीं बता सकते, क्योंकि वेव थ्री सबसे लंबा होता है, हमारे पास प्रोजेक्शन लंबे है, तो हमको एक मिनिमम फ्रैक्टल ब्रेक होने का इंतजार करना चाहिए, नहीं तो हम किसी चीज को लेकर रिजेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि कैसा वेव थ्री सबसे लंबा होता है। तब एमएसीडी का क्या रिलेवेंस है? एमएसीडी का रिलेवेंस ये सर, टाइम टाइम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ना, कि ट्रेंड ब्रेक हुआ एटलीस्ट, और ओ फिर वापस वापस गोल्डन अच्छा रिट्रेसमेंट में बैठने का चांस दे रहा है ना सर हमको। अच्छा अच्छा, समझ गया। तो हम एमएसीडी अभी आपको प्रॉफिट बुक करा दिया है, हाँ सब अभी अभी नया बुक कर एंट्री लिया। हम तभी करेगा जब एमएसीडी हमको वापस से सिग्नल देगा, हाँ अब प्लस ये देने लग गया, और अगर वापस अप मूव आता है तो हम बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है कि सर देखो, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन मैं सीधा स्विंग कैलकुलेट कर देता हूँ। हम लोग क्या हुए, 17,950 मोटा मोटी मान लेते हैं, और 17,550 नीचे मान लेते हैं, 400 पॉइंट टूट गए, और हम चले थे 326 से 950, तो कितने पॉइंट हो गए सर मोटा मोटी? 650। अब उसका गोल्डन रिट्रेसमेंट 560 आता है, तो 560 पे सपोज मैं लॉन्ग कर लेता हूँ, अभी 576-77 जिसने लिया होगा उसको मिल भी गया पैसा, और मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है 420। ठीक है सर, कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया मेरे लिए? 140 पॉइंट। 140। फिबोनाची का यही रूल है कि अगर प्राइस वहां से करेक्ट हुई है और रुकी है ना, तो 50-60 तो वापस करेक्टिव में फिर जाएगा। तो अगर 626-625 पॉइंट टूटा तो 300 बढ़ने का तो चांस है, तो मेरे लिए फिर भी प्रॉफिटेबल ट्रेड है, तो मैं ऑप्शन के थ्रू प्ले कर सकता हूँ, इसमें क्या दिक्कत होगी? लेकिन मैं मिस नहीं कर सकता, जब बाजार इतना बढ़िया चल रहा है, तो मैं इसलिए नहीं कि एमएसीडी कट गया तो मैं ये मान लूं, क्योंकि वो सर आते जाते रहेंगे, आपके लिए मेन प्राइस ही है, प्राइस ही को देखना है। जब तक 326 ब्रेक नहीं होती, मैं अपने आप को नहीं मानूंगा कि ऐसा हो गया। समझ गया। हो जाएगी तो मान लूंगा, उसमें कौन सी गलत बात है सर? हमको तो एडजस्ट करना रहता है हर बार की बात। सही बात, सही। तो ये वाली तो बात ही सर। आप इस साइंस को यूज करके आप कब से ट्रेड कर रहे हैं? मैं सर बेसिकली तो 17 से तो मैंने ऐसे ही ट्रेड करना शुरू किया था, 1 2 3 4 5 1 2 3 4, लेकिन 20 के बाद मैंने सितंबर के बाद जो है, मैंने सितंबर से आपसे कांटेक्ट किया था, तो आपने कहा था आप संपर्क में रहिएगा, हम बात करेंगे। फिर जून में मेरा रिजेक्शन भी हो गया, लेकिन देखिए जो काम होता है वो बोलता है, पता नहीं किसने किया, मेरे को नहीं पता, आपके साथ आना था, मैंने आपसे 15 मिनट मांगे, आपने मेरे को 2 घंटे दिए। तो हम क्या करते हैं सर, जो भी सीखा उसको बांटने का प्रयास करते हैं, लेके नहीं जाना, क्योंकि सब यहीं से लिया, सर से लिया है, तो उन्होंने कहा तो देते ही रहना, हमको कुछ नहीं करना ऐसा। बाकी इसको मैंने 20 के बाद यूज किया, और मैंने फिबोनाची गोल्डन रिट्रेसमेंट से ऐसे नापा कि कम से कम आपका है ना, 1 के मुकाबले 2.5-3 का तो रेशो रहता ही है रिस्क रिवार्ड, और अगर वो एक्सटेंडेड हो गया तो 1 के मुकाबले 6-7 का हो जाता है, तो आपको पिटने का कहीं ज्यादा डर नहीं है, वो वाली बात है। अब उसके लिए सर कुछ चीजें हम ऐसे भी मिला लेते हैं कि गोल्डन रिट्रेसमेंट हो गया, और सपोज उसी दिन बाजार आपके आवरली सुपर ट्रेंड को क्रॉस कर गया, तो हम ये मान लेते हैं कि नया हाई मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक आवरली सुपर ट्रेंड ब्रेक करने के बाद उसमें वापस लॉन्ग होना मामूली बात नहीं, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो कुछ सिग्नल है, हाई में मैंने यूज कर रखा है 5, अगर उसके ऊपर कंटिन्यूअस बाजार लॉन्ग है तो कोई भाई होल्ड कर रखा है उसको, तो हमको लंबा चलना है ट्रेड में, और अगर बीच में आ गया। एलीट वेव का स्ट्रक्चर से ना एक आप ऊपर ही व्यू बना लेते हैं, और हाँ उसके बाद आप एमएसीडी हुआ या सुपर ट्रेंड को यूज करके आप एक्शन में जाते हैं। हाँ, एमएसीडी नॉर्मली सर वो लेगिंग होता है, लेकिन है पावरफुल, वो आपको ये बता देता है कि एक्चुअली में ट्रेंड क्या है। अभी आप 4-5 दिन से देख रहे हैं, जब से वो ब्रेक हुआ तब से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो हमको ये मालूम है कि पुराने लेग का जब भी गोल्डन रिट्रेसमेंट के आसपास आएगा ना, और वहां पे 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको सफिशियंट दिख जाएगा, यहाँ पे ये ए हुआ, ये बी, और इसके अंदर आपको 5 लेग दिख रहे हैं जो मैं दिखा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने सपोज ट्रेड किया, तो उसके बाद उसी दिन इंट्राडे में 200-300 मिल गए, अभी भी वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ है, तो हमेशा उसको प्रॉफिट बुकिंग का चांस मिला। लेकिन मैं यहाँ ले लूं, यहाँ ले लूं, यहाँ ले लूं, तो फिर फंस जाऊंगा ना। तो मेरे को गोल्डन रिट्रेसमेंट की ट्रेडिंग करनी होती है, और मैं ज्यादातर 70-80% गोल्डन रिट्रेसमेंट की ट्रेड करता हूँ, क्योंकि गोल्डन वहां सबसे ज्यादा रिस्क मतलब रिवार्ड है। मतलब नीचे से ऊपर गया और 50% रिट्रेस किया या 61.8? 50 भी करे, लेकिन उसके अंदर वो फ्रैक्टल में 5 काउंट हो जाने चाहिए, जो हमने बात की कि लास्ट का लेग तीसरा जो भी होता है उसमें 5 दिखते हैं। ओके, गॉट तो इट। वो चीज, या फिर 50-60% मिल जाए, और वहां पे थोड़ा किसी छोटे टाइम फ्रेम में डाइवर्जेंस दिखेगा सर। अब ये डाइवर्जेंस जो मैं दिखाऊं आपको, ये वाला जो 14:45-28 सितंबर का था, आपको 5 मिनट में दिखाऊं तो आपको सर क्लियर दिखेगा, देखना, क्योंकि लेकिन डे ही रखना है, सब लोगों को नहीं गए, देखिए सर यहाँ क्लियर डाइवर्जेंस था। वो विरोधाभास पहले आता है, टाइम ले, लेकिन वो दिखा देता है, क्योंकि वही चीज थर्ड के बाद फिर कोई चीज प्राइस नीचे से आती है, वो एमएसीडी लेगिंग होता है, फिर वो धीरे टूटेगी, उसका स्लोप थोड़ा अलग हो जाएगा, तो एमएसीडी ऑब्वियसली ऊपर आ जाता है, और वहां से फिर ऐसा मिल जाता है आपको, वो चीज है। तो अभी भी सर 326 हमारे लिए बेस पॉइंट है, वो टूटेगा, उसके बाद हम थर्ड को पूरी करेंगे, फिर फोर्थ उसमें जाएंगे। अभी भी मल्टीपल सिनेरियो है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बिगड़ गया। समझ गया। हाँ जी सर।
सही है, ये तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा एक्चुअली। कॉन्सेप्चुअली अब चीजें चीजें एक लेवल पे क्लियर हुआ है, बाकी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना प्रैक्टिस सही और सर। बेटर होंगे। हाँ वो तो इसमें सर डाउ थ्योरी भी है, अगर आपके पास वेव 1 और वेव 2 आ गया तो वेव 3 का तो प्रोजेक्शन अपने आप ही आ गया ना आपके पास, की 1 या 1.6 में तो जाना ही। हाँ हाँ हाँ। 15,513 आने के बाद हमको मालूम था कि एटलीस्ट 2,000 तो ऊपर जाना ही है, तो हम उसको क्यों मिस करें, और टाइम पूरा निकल गया, सबसे बड़ी चीज। और वहां तो एमएसीडी भी आपको बोल रहा था कि भाई मैं पूरा ओवरबोर्ड से न्यूट्रल हो गया हूँ, ये जो था आपका लास्ट में, ये हम्म। पूरा यहाँ पे ओवरबोर्ड था और ये पूरा न्यूट्रल हो गया। तो हम आराम से बैठ के जब मौका मिलता है जब दे लेंगे ट्रेड, क्या दिक्कत है। और एक ही ट्रेड हफ्ते के 10 में से 1 या 2 ट्रेड मेरे आते हैं, ऐसे आते हैं जो सही पैसे बनाते हैं और सारे ट्रेड्स का लॉस निकाल के जाते हैं। सही बात मैं है, वो वही तो ट्रेड है। देखता हूँ ज्यादातर, मैं डेली टाइम फ्रेम में, मैं छोटे मोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करता। और गोल्डन रिट्रेसमेंट ही मैं यूज करता हूँ, जिससे ज्यादा मेरे को पता रहता है एक्चुअल की रिस्क रिवार्ड क्या है, सही बात है। चाहे वो कोई सा भी टाइम फ्रेम हो। चलिए आपके स्लाइड में चलते हैं अब। हाँ सर। दोस्तों ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको हेवी लग रहा हो, बट आई थिंक ये वीडियो 2 बार देखेंगे तो। प्लस क्या है क्या, एलिट वेव के ऊपर में हमने ईलन ईलन मार्केट्स में, ईएलएम स्कूल में एलिट वेव पे एक लिटरेचर भी दे रखा है। तो हुएवर वांट्स टू रीड इन इंग्लिश कैन रीड दैट, और बहुत सारे लिटरेचर है इंटरनेट पे, तो आप पढ़िए, बिकॉज ये साइंस है। इसको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये ब्लफिंग है, साइंस है। तो इसको भी मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी समझूंगा, आप भी पढ़िए समझिए, बिकॉज जितना पढ़ेगा सीखेगा इंडिया, उतना बढ़ेगा आगे इंडिया। हाँ सर, कुछ जो मैं बताना चाहूंगा स्पेशल, जो जी। मैंने मेरी एक्सपीरियंस से सीखा है, टाइम तो मैंने मोटा मोटी बता दिया है। हम्म। और जिगजैग अगर आपका करेक्शन होना होता है ना, तो सर उसमें 50% टाइम आपका सफिशिएंट है इम्पल्स से, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि इसके बाद अब जिगजैग के बाद नॉर्मली थर्ड वेव लंबी आती है, हम्म। फ्लैट के बाद भी आती है, लेकिन जिगजैग ज्यादा बढ़िया होता है। उसमें क्या कि लोगों का प्राइस एक्शन और लोगों का शुरू शुरू इनिशियल स्टेज होता है, तो ज्यादा उसमें वोलेटिलिटी रहती है, तो वो अपमूव बड़ा फास्ट आता है और गैप से भी हो जाता है। गैप होंगे उसमें, जैसे आज आप लेकर गए, आपके लेने के बाद 150 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, ईएमए या हाई ईएमए के आसपास आ गया तो बहुत ही बढ़िया है। तो अगले दिन आपको 150 पॉइंट ऐसे ही मिलेंगे गैप से, तो आप उस ट्रेड को बुक करने में जल्दी नहीं करें। ये एक्सेल नहीं समझ में आया ये। सर ये एक्सेल हमारे सर का ही है, इसमें जो सारे डेटा जो हैं ये हम फीड करते हैं एक्सेल में और ये अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिक। इसमें ऊपर मंथ का डेटा है, इसमें देखिए सर हाई लो और क्लोज, ये प्रीवियस मंथ का है, ये रनिंग मंथ का है। हम्म। ये 5 ईएमए है, पिछले 5 महीनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम्म। ये हाई ईएमए है, पिछले 5 महीनों का हाई पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट किया गया है। ये लो ईएमए है, जो 5 महीने के लो पे किया गया है। जेटेंसार जस्ट 10 महीने का एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जेएनसार है जो पिछले 5 महीने कंटिन्यूअस है, उसके हाई लो क्लोज ईएमए को 15 से डिवाइड करके दिया गया है बैलेंस नंबर, ये है। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम है। अब जैसे, और जेएनसार तो बता ही दिया, जेएनसार एक प्लेन सिस्टम है, उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये जो नंबर है तीनों डे में, ये बड़े काम के रहते हैं हमारे लिए। अगर मार्केट हाई एमए से ऊपर है, और अब हाई एमए के ऊपर रहता है तो नॉर्मली वो अप ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं, और लो एमए के रेगुलर है तो वो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, बिकॉज वो उसके लो एमए के होल्ड नहीं कर पा रहे। तो हम क्या करते हैं, हाई एमए के ऊपर बाजार रहता है तो पुराना कोई भी माइनर फ्रैक्टल नोट करके रखते हैं पॉइंट, और वहां से जब भी 50-60% रिट्रेस होता है तो हम तुरंत लॉन्ग करके कॉल्स में या फ्यूचर्स में उससे काम कर लेते हैं, क्योंकि वो ट्रेंड की तरफ है तो वो आपको जल्दी पैसे देगा। तो स्विंग के अंदर स्विंग पहचान ली जाती है इससे। और जब तक ये होल्ड नंबर, क्योंकि तो रोज ऊपर आता जाएगा, रोज ऊपर आता जाएगा, तो आप ट्रेल भी कर सकते हैं इससे, ये वैसा सिस्टम बनाया गया है। इसमें एलिट वेव का क्या रोल है? एलिट वेव का इसमें नहीं है, सपोर्टिंग टूल है आपके पास, क्योंकि ओके। इसमें डेटा लिया गया है, इसमें ओके। डेटा लिया गया है, डेटा सबसे बड़ा फ्यूल है। तो ये में जब भी ऊपर आएगा, जब कोई प्राइस एक्शन वैसा होगा, तो आप इसको कन्विक्शन देता है आपको ये कि आप इसको उसके थ्रू कर सकते हैं। बेस तो एलिट वेव ही है, लेकिन अगर आपकी प्राइस ईएमए या 5 ईएमए के ऊपर, हाई के ऊपर आके बंद हो रही ना, तो आप फुल कन्विंस रहिए कि बाजार सही चलेगा। 10 में से 8-10 बार ऐसा ही होगा, मैं तो 9 बार बोलूंगा कि उसी तरफ जाता है। ये ओके। मैंने, आप भी ट्रेल कर देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ओके। और ये तो हमारे सर के कुछ ट्वीट से जिन्होंने प्रमोट किया, उन्होंने कई बार बोला भी है कि एक आप ही है जो सीरियस होके काम कर रहे हैं, और उन्हीं की चीज को मैंने आगे बढ़ाया। मेरा इसमें कुछ भी है भी नहीं, जो मैंने सीखा वो है, ये उन्हीं के हैं। और ये कोई कांटेक्ट करना चाहे तो मेरे से है। और सर ओवरबोट और ओवरसोल्ड जो मैंने जैसे कहा कि सबसे ज्यादा लो रिस्क और हाई रिवार्ड रहता है, तो जब भी वेव 4 हो जाए तो हम वेव 5 के क्लस्टर गिन के आराम से वेट कर सकते हैं। डाउन साइड में भी कर सकते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा आपको लो रिस्क हाई रिवार्ड का ट्रेड मिलता है। साइंस है, उसको आराम से प्ले करिए, बहुत शानदार मुनाफा होता है।
ITM CP चार्ट से भी ट्रेड कर सकते हैं। ये आपकी मैंने किसी फेस टू फेस में सीखा था कि ये डाइंग एसेट है, इसको मैंने अपने सिस्टम में मिला लिया, क्योंकि बाजार हाई बनाएगा ना तो सर वो 200-300 पॉइंट नीचे की ITM हाई नहीं बनाएगी, तो वो हमको पहले कन्विक्शन दे देती है कि ये ओवर होने वाला है मूव। तो वो भी हमने हेल्प में ले लिया। ITM CP का चार्ट देख लेते हैं, ओवरबोट पे सी का देख लेते हैं और ओवरसोल्ड पे पी का देख लेते हैं, तो वो हाई बना नहीं पाता उधर, उससे ही पोजीशन ले सकते हैं। छोटी सी चीज है लेकिन है बड़े काम की ट्रेडर के लिए। और सर आप बता सकते हैं, कुछ पूछना हो तो। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब बहुत कुछ नया सीखने को मिला है और थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आपके टेलीग्राम चैनल में घुस के भी समझना पड़ेगा कि आप कर पा रहे हैं उसके अंदर। श्योर सर, श्योर श्योर। दोस्तों मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं कि मेरा कोई भी इनके साथ में कोई कमर्शियल एंगेजमेंट नहीं है, तो आप कुछ भी इनके साथ करते हैं। ऑल्दो आई थिंक आपका एक सब ब्रोकिंग है, राइट? आप किसके साथ जुड़े हैं, राइट? तो एंजल ब्रोकिंग सर। बट वो आपके, आप देखिए क्या करना चाहते हैं। मैं कोई भी सर वो मैं करूंगा ही नहीं, हमारे सर इतने फ्री में दे रहे हैं, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ वो काम हमने करना ही नहीं है, जिंदगी में ही नहीं करना, क्योंकि उनके मोरल और उनके ध्येय के प्रति ये वो ऐसी उल्टी चीज होगी। मैं भी उनकी तरह ही हूँ, ऐसा नहीं उनको फॉलो करता हूँ तो वो चीज माननी पड़ेगी, हम लोग ऐसा नहीं करते। तो ये मैं आपको यहाँ आपको वैसे ही देता हूँ बेटी सामने का, आपके सामने से ही, आपको क्लैरिटी मिल गया तो ये लगे हुए एक अच्छे काज में, क्योंकि जस्ट निफ्टी साहब भी लगे हुए हैं। तो आप पहले तो जस्ट निफ्टी साहब को जरूर डेफिनेटली आप फॉलो कीजिएगा, उनका ट्विटर हैंडल भी नीचे दे देता, बहुत ही गजब इंसान है सर। उनका एक ब्लॉग भी है, ट्रेड ओनली निफ्टी ब्लॉग स्पॉट, उस पे लिखते थे पहले वो। अच्छा, किसी भी बिगिनियर को सीखना है तो उस पे उन्होंने सैकड़ों टाइटल बना के दिया गया है। आप MACD, RSI 200, SMA, गोल्डन रिट्रेसमेंट, एलियट वेव, सब कुछ भी आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है उन्होंने लाइब्रेरी बना दी, तो आप उससे सीख सकते हैं। और हमारा भी ट्विटर और टेलीग्राम पे आने का भी यही ध्येय है कि मैं जो चीज लगता हूँ वो इस पे रख देता हूँ और बाद में रिकॉर्ड के लिए मैं खुद मेरे ही पढ़ता हूँ, क्योंकि हम लोग तो किताब से तो ज्यादा सीखे नहीं है, सही, इससे ज्यादा सीखे तो हम फिर कभी कंफ्यूजन होता है तो वही उठा के देख लेते हैं। हम इसलिए हमारा ध्येय यही था। तो उनके ब्लॉग का भी मैं लिंक दे दूंगा, तो जिसको देखना उनका ब्लॉग भी देख सर मैं आपको देख मैसेज कर दूंगा। और आपके जो ब्लॉग के लिंक्स हैं ऑब्वियसली वो तो हम इस वीडियो के नीचे डाल ही देंगे। हाँ जी, और किसी को सीखना है तो मैंने YouTube वीडियो पे प्रैक्टिकल आपकी तरह ही एक एक चीज समझाया है। मेरा कोई प्रमोट करने का उद्देश्य नहीं है, सीखने के लिए है, वो मैं आपको पहले कह रहा हूँ। तो कोई बंदा जाके वहां पे एक बिल्कुल छोटी तरह से स्टार्टिंग से भी सीख सकता है। मैंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी हुई है, वैसे बगैर किसी मैंने आज तक वो लिया भी नहीं, ना मैं लूंगा। कोई करना भी चाहिए तो भैया मेरे को अप्रोच मत करना, मैं फ्री में ही वो सिखाने में रखता हूँ, क्योंकि मैंने सब फ्री में ही लिया और हम दे के जाने में विश्वास करेंगे। इसी के साथ सर मैं आपको कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं, मेरा हो गया प्रेजेंटेशन इधर से। नहीं, बहुत अच्छा, मजा आया आपसे बात करके और सारी चीजों का लिंक इस वीडियो के नीचे होगा। तो हीरालाल जी मजा आया। बिल्कुल सर। एक तो एक जो अंदर से फीलिंग आती है ना कि एक जेन्युइन बात हो रही है, जेन्युइन कॉन्सेप्ट है। बाकी एलिट वेव कोई भी चंद 45 मिनट 50 मिनट का इंटरेक्शन में नहीं सीख सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये सालों साल की तपस्या है, तब जाके ये इतना कॉन्फिडेंटली ये सब बातें बोल पा रहे हैं। और ऑब्वियसली मैं क्वेश्चंस भी लिमिटेड ही पूछ पाऊंगा, बिकॉज मुझे भी नहीं पता है साइंस, तो मैं भी सीखूंगा, अब इसके अंदर मैं घुसूंगा। सर ट्विटर खुला है, ट्विटर पे कोई भी क्वेश्चन करे, हम हो या मेरे सर हो, मेरे को नहीं आएगा तो उनसे पूछ के दूंगा, मैं बोलूंगा दीजिए, नहीं तो मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। कोई भी आए सीरियस हो आदमी, बस हम कोशिश करेंगे। गुड, तो आपको सब कुछ मिल गया इस वीडियो में, तो और क्या चाहिए? बस एक चीज चाहिए जो आपके पास होगी तो ही हो सकता है, वो है अंदर से आग। वो आग कोई नहीं दे सकता है, वो अंदर में पैसे कमाने की और जो भूख है ना मार्केट में सही तरीके से पार्टिसिपेट करने की। और मेरे को हमेशा ये लगता है कि फेस टू फेस के लर्नर्स जो है उनमें वो भूख है, शायद इसीलिए वो ये इतना लंबा वीडियो शायद बोरिंग हो जाता होगा, बट देखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर liking these videos and helping me, motivating me to record more such videos. हीरालाल जी आज के लिए इतना ही, फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर करेंगे आपके साथ बातचीत, रिकॉर्ड करेंगे, लाइव मार्केट पे कभी और डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल सर, जय श्री कृष्णा, जरूर मिलेंगे, ऐसे ही मिलते रहेंगे, बांटते रहेंगे, एब्सोल्युटली, लेकर कुछ नहीं जाना। थैंक यू। ठीक है सर, वेलकम।